वेलकम टू फ्रेंड। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन और टू अननोन्स। तो आइए देखते हैं। तो कंसीडर सिस्टम ऑफ टू नॉन टी जनरेटेड लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन। अननोन कौन से हैं? एक है एक्स, एक है वाई, विच कैन बी पुट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मान लिया दो अननोन है, दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो जो हमने डिटर्मिनेंट बनाया है वो क्या बनेगा? जो हमारी एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट हैं इनकी हेल्प से हमने डिटर्मिनेंट बनाया। तो a1 b1 a2 b2 ये हमारा डिटर्मिनेंट हो गया। यहाँ पर a1 जो है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, b1 भी डज नॉट इक्वल टू जीरो, a2 भी डज नॉट इक्वल टू जीरो और b2 भी डज नॉट इक्वल टू जीरो होने चाहिए। यानी जितने भी कोएफिशिएंट एलिमेंट हैं ये डज नॉट इक्वल टू जीरो होने चाहिए। तो सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा? तो कितने टाइप के होते हैं? तो यहाँ पर आइए देखते हैं। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक है इनकंसिस्टेंट और एक है कंसिस्टेंट। तो अगर जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो जीरो है, ठीक है, और जो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है, तब हमारा जो सोल्यूशन आएगा इक्वेशन का वो नो सोल्यूशन आएगा। लेकिन जब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है और a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है तो यह हमारा आएगा यूनिक सोल्यूशन, ठीक। और अगर कोई डिटर्मिनेंट मतलब डिटर्मिनेंट जीरो है बट वहाँ पर a1 बाई a2 और b1 बाई b2, ठीक है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 ये इक्वल है, तो यहाँ पर हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ में सोल्यूशन आएंगे, यानी इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन आएंगे, ठीक। यानी एक्स की या वाई की कई वैल्यू आएंगी तो उन्हें हम बोलते हैं इनफाइनाइट मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो जैसे यहाँ पर है एग्जाम यूनिक नंबर ऑफ सोल्यूशन, एग्जैक्ट, इसे जो यूनिक सोल्यूशन है इसे हम एग्जैक्ट सोल्यूशन भी बोलते हैं। जैसे 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। तो हमने डिटर्मिनेंट बनाया तो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट लिखा, तो 3 2 1 -1 सॉल्व किया तो ये आया -5। तो क्या है? ये डज नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इसका मतलब टू कंडीशन कौन कौन सी अप्लाई होंगी? तो यहाँ पर वन कंडीशन अप्लाई होगी, ये वाली यूनिक सोल्यूशन वाली। अगर डी इक्वल टू जीरो आता तो ये अप्लाई होती और ये अप्लाई होती, या तो नो सोल्यूशन होता और या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होती। लेकिन अगर डिटरमिनेंट हमारा जीरो नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि जो हमारी इक्वेशन आएगी, सो दिस इक्वेशन आ यूनिक नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो कैसे? यहाँ पर हमने a1 बाई a2 किया इक्वल टू b1 बाई b2, तो ये डज नॉट इक्वल टू b1 बाई a1 बाई a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है और डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि ये यूनिक सोल्यूशन होने वाला है, क्योंकि यही केस था। देखो यहाँ पर a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, तो ये वाला केस किसमें था? यूनिक सोल्यूशन। तो वही यहाँ पर आया है। अगर हम उसका ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन देखें तो क्या मिलेगा? देखो यहाँ पर हमारी इक्वेशन क्या थी? x माइनस वाई इक्वल टू 1, एक ये थी। तो यहाँ से हम पॉइंट कैसे निकालेंगे? तो हमने x की वैल्यू जीरो रखी तो हमारा पॉइंट आएगा 0, -1। x की वैल्यू जीरो रखी तो y की वैल्यू -1, तो पॉइंट क्या होगा? 0, -1। और उसके बाद में हमने y की वैल्यू जीरो रखी तो पॉइंट क्या आएगा? y इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर जब y इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1, तो 1, 0। ये पॉइंट मिले तो हमने क्या किया? ये हो गया हमारा 1, 0, -1 यहाँ पर हो गया, और 1, 0 हमारा यहाँ पर हो गया, ठीक। दोनों पॉइंटों को हमने इंडिकेट कर दिया। अब 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 है, और यहाँ पर हमने x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू 6 आया, तो पॉइंट हो गया 0, 6। और उसके बाद में हमने यहाँ पर क्या किया? y इक्वल टू 0 रखा इस इक्वेशन में,
तो ये वाला 0 हो गया, तो बचा गया x इक्वल टू 4, तो पॉइंट होगा हमारा 4, 0। ठीक, तो हमने 0, 6 यहाँ लिखा और 4, 0 हमारा यहाँ पॉइंट होगा। ठीक, इस लाइन को हमने मिला दिया और जो हमारा पॉइंट 0, 1 था ये हो गया, ये हमारा पॉइंट। ठीक, क्योंकि 0, -1 ये और ये इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो हमारी लाइन जाएगी वो इस साइड इस तरह जाएगी। ठीक, तो यही हमारा, इसलिए यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ पर है 3x + 2y = 12। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये हो गया 3x + 2y = 12 और 2x - y = 1। इस जो हमारी ये इक्वेशन थी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x - 2y = 1 हो गया। सॉरी, यहाँ पर 1 नहीं, यहाँ 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने क्या किया, माइनस किया, तो ये कैंसिल हो गया, तो 5x = 14 हो गया। ठीक, 14। तो यहाँ से x = हमारा 14/5 और यहाँ से y = 1/8। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू 2.8 और y की वैल्यू 1.8 आ गई हमारी। तो x = अब हम देखने वाले हैं बी नंबर। ठीक है, तो बी नंबर में हमारा क्या है, तो बी नंबर में होगा नो सोल्यूशन, यानी कि x + 3y = 3, 2x + 6y = 8। ठीक, ये हमारी इक्वेशन दी हुई है। तो हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, कि चेक करेंगे कि कौन कौन से इसका सोल्यूशन आ सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकाला हमने, तो x का कोएफिशिएंट 1, y का 3, x का 2, y का 6 वैल्यू यहाँ पर रख दी। ठीक, उसके बाद में इसे सॉल्व किया, तो 6 - 6 = 0, यानी कि 2 कंडीशन हो सकती है इसकी, या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ में सोल्यूशन होंगे। ठीक, या तो होंगे इसके पास नो सोल्यूशन, तो 2 कंडीशन होगी। तो इफ़ डिटर्मिनेंट जो है 0 है, दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ सोल्यूशन 2, यानी या तो नो सोल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगी। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो जब हम यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर जब हम चेक करेंगे तो क्या होगा, a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, इसका मतलब नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो 1/2 और 3/6 = 3/8, तो सो दिस इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि अगर ये सारे बराबर होते तब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होते, लेकिन डज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो ये नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, कैसे होगा ये ग्राफ पर भी देख लेते हैं। अब पॉइंट ग्राफ पर शो करने के लिए पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो हमारा पॉइंट यहाँ पर, हमने यहाँ पर क्या किया, x = 0 रखा, तो यहाँ से हमारा क्या होया, y = 1। ठीक, और अगर हमने y = 0 रखा तो x = 3, तो हमारे पॉइंट आएंगे ये 2, 0, 1 और 3, 0। यहाँ से फिर इस वाली इक्वेशन से क्या किया हमने, x = 0 रखा तो y = 8, y = 0 रखा तो x = 4, पॉइंट आ गए हमारे 0, 1.3 और यहाँ पर 0, 4, 4, 0। ठीक, तो ये हमारे 4 पॉइंट आ गए, हमने इन्हें शो किया। तो यहाँ पर हो गया 4, 0, यहाँ पर हो गया 0.0, 1.3 और यहाँ पर हो गया 3, 0 और यहाँ पर 0, 1। ठीक, देखिए यहाँ पर ओरिजिन होता है 0, 0। ठीक, फिर 1, 2, 3 हो गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर है 0, 0, तो यहाँ से 0 फिर 1, तो यहाँ पर 0, 1 और यहाँ पर 3, 0। इन दोनों को हमने मिला दिया। उसके बाद में 4, 3 के बाद क्या आएगा 4, तो 4, 0 ये हो गया, और यहाँ पर हो गया 1 से थोड़ा बड़ा होगा, तो यानी 0, 1.3, तो यहाँ मान लिया इन दोनों को हमने मैच कर दिया। तो हमें दिख रहा है जैसा कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं कर रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो इसलिए इनका जो सोल्यूशन आएगा वो नो सोल्यूशन आएगा। ओके, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम देखने वाले हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो जैसे हमारी पहली इक्वेशन है x + 2y = 4, 2x + 4y = 8। ठीक, हम यहाँ पर क्या करें, पहले पॉइंट ही निकाल लेते हैं। सॉरी, तो चलो पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट निकाला हमने,
तो यहाँ पर क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट 1 2 2 4 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि इसके दो कंडीशन हो सकती है, या तो नो सोल्यूशन आएगा यानी कि या इनकंसिस्टेंट होगा। अगर कंसिस्टेंट है, ठीक, कंसिस्टेंट होगा तो क्या होगा, इसमें इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन आएंगे, जैसे हमने पिछले केस में देख ही चुके हैं, ठीक। तो यहाँ पर होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर ये केस है तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन आएंगे, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो हमने रखा a1/a2 की वैल्यू तो 1/2, b1/b2 की वैल्यू 2/4, c1/c2 की वैल्यू 4/8। तो 1/2 1/2 ये सारे बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। पॉइंट निकालेंगे हम यहाँ से, तो पॉइंट कैसे निकालेंगे, पॉइंट निकालने के लिए जहाँ x है वहाँ 0 रखेंगे और यहाँ y है वहाँ, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो पॉइंट हो जाएगा 0,2। यहाँ अब दूसरी इक्वेशन है, इसी पहले वाले में y इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी, तो पॉइंट हो जाएगा हमारा 4,0। फिर दूसरी इक्वेशन में x इक्वल टू 0 रखा, ठीक, x इक्वल टू 0 रखा तो y की वैल्यू आई 2, तो पॉइंट हो गया 0,2। फिर क्या किया, y इक्वल टू 0 रखा, फिर x इक्वल टू 4 आएगा, x इक्वल टू 4, ठीक, और पॉइंट हो जाएगा हमारा 4,0। तो ये हो गए 4 पॉइंट, इनको हमने यहाँ पर डिनोट किया। तो यहाँ पर देखो हमारे पॉइंट क्या क्या हैं, 0,2 और 4,0। तो ये हो गया 0,2 4,0, ये दोनों पॉइंट बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक, जैसे यहाँ पर रिपीट हो रहे थे 0,2 यहाँ पर है, 0,2 यहाँ है, 4,0 4,0, ठीक। तो इसका मतलब दोनों लाइन हैं वो एक दूसरे के ऊपर हैं, ठीक, ऊपर हैं। तो इसीलिए जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हैं यानी कि एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या होगी, ये सोल्यूशन क्या होगा हमारा, यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इक्वेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो ऐसे हमें सॉल्व करना है। अब आइए देखते हैं एचलन फॉर्म। एचलन फॉर्म होता क्या है, तो ये पढ़ लेते हैं, अभी इसमें एग्जाम्पल भी दिखा देंगे। तो एचलन फॉर्म होता है नो इक्वेशन इज डीजेनरेटेड, यानी कि जो हमारी इक्वेशन होनी चाहिए वो डीजनरेट नहीं होनी चाहिए। डीजनरेट इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जैसे x 3x प्लस 4y इक्वल टू मान लिया हमने 3, ठीक। तो यहाँ पर जो 3 है यहाँ पर 0x प्लस यहाँ 4 है यहाँ पर 0y इक्वल टू 3, ये नहीं होना चाहिए। अदरवाइज ये कौन सी इक्वेशन है, एक डीजनरेटेड इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर कोफिशिएंट जो है सभी का 0 है तो वो एक डीजनरेटेड इक्वेशन हो जाएगी। तो हमें चाहिए नॉन डीजनरेटेड इक्वेशन। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि नंबर ऑफ इक्वेशन इज डीजनरेटेड, यानी कि नो इक्वेशन इज डीजनरेटेड, मतलब जो इक्वेशन होनी चाहिए वो डीजनरेटेड नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो कोफिशिएंट होंगे इक्वेशन के वो 0 नहीं होने चाहिए। इसका कहने का मतलब ये, सर एक आधे तो 0 हो सकते हैं लेकिन सारे के सारे जो हमारे कोफिशिएंट होने चाहिए इक्वेशन के वो 0 नहीं होने चाहिए, इसका मतलब ये है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पर है लीडिंग अननोन इन ईच इक्वेशन अदर देन द फर्स्ट इज टू द हाईएस्ट ऑफ द लीडिंग अननोन इन द प्रोसीडिंग इक्वेशन। तो मतलब जैसे हमें बहुत सारी इक्वेशन दी हुई हैं, एक ये दी है, एक ये, ठीक। तो यहाँ पर 2x1 प्लस 6x2 माइनस x3 प्लस 4x4 माइनस 2x5 इक्वल टू 15, 3x प्लस 2x4 प्लस 2x5 इक्वल टू 5, यहाँ पर है 3x4 माइनस 9x5 इक्वल टू 6, ठीक। तो यहाँ पर पिवोट एलिमेंट यानी कि लीडिंग अननोन क्या क्या होंगे, जो इक्वेशन का जो पहला होगा, यहाँ पर जैसे ये है तो x1 ये हो गया लीडिंग अननोन, यहाँ पर x3 हो गया लीडिंग अननोन। अब जो यहाँ पर x1 रिपीट हो गया, अगर यहाँ पर x1 होता कहीं तो हम उसे लीडिंग अननोन नहीं लेते हैं। तो जो हमने ऊपर ले चुके हैं उसे हमें दूसरी जो इक्वेशन होगी उसमें लीडिंग अननोन नहीं लेना है, ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर x3 हो गया, यहाँ पर x4 हो गया, ठीक। तो ये हो गए हमारे लीडिंग अननोन या पिवोट वेरिएबल भी नहीं बोलते हैं। तो ये हो गए x1 x3 x4।
अब आइए एक थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम क्या कहती है? कंसीडर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन एचेलॉन फॉर्म से विथ आर इक्वेशन एंड एन अननोन। मतलब एक हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसीडर किया है एचेलॉन फॉर्म में। एचेलॉन फॉर्म अभी आगे बताएंगे हमें एचेलॉन फॉर्म होता क्या है। तो हम यहाँ पर क्या है, आर इक्वेशन है, आर नंबर ऑफ इक्वेशन है एंड एन अननोन है। अब नंबर ऑफ इक्वेशन जैसे यहाँ पर 1 2 3 इक्वेशन है। अननोन कितने हैं? तो अननोन मतलब ये वाले एक्स, एक हो गया, 2 3 4 5, 5 अननोन है यहाँ पर। 3 इक्वेशन 5 अननोन। तो यहाँ पर क्या है, इफ नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल टू, जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। यानी कि नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन है तो हमारा सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक, ट्रायंगुलर फॉर्म। और यहाँ पर इफ़ कंडीशन सेकेंड क्या है, जो हमारी नंबर ऑफ इक्वेशन है वो क्या है, लेस देन नंबर ऑफ अननोन है। तो यानी नंबर ऑफ इक्वेशन जो है अननोन से कम है तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल क्या होंगे, तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल होंगे नंबर ऑफ अननोन माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन, तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल हो जाएंगे। फ्री वेरिएबल मतलब जो क्या है, वो लीडिंग अननोन नहीं है, लीडिंग पिवोट वेरिएबल नहीं है, ठीक। जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर 1 x1 x3 x4 ये क्या हैं, ये हैं लीडिंग अननोन भी बोलते हैं और इन्हें पिवोट वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर फ्री वेरिएबल क्या होंगे, फ्री होंगे x2 होगा फ्री वेरिएबल, x3 नहीं होगा, x4 नहीं होगा, x5, यानी कि x2 ये जो x5 ये दोनों होंगे फ्री वेरिएबल, ठीक। अब हम देखने वाले हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक। तो असाइन आर्बिट्ररी वैल्यू कॉल्ड पैरामेट्रिक टू द फ्री वेरिएबल। तो जैसे यहाँ पर है 2x1 6x2 माइनस x3 प्लस 4x4 माइनस 2x5 इक्वल टू 15, ठीक, 15 ये दिया है। उसके बाद में यहाँ दिया है x3 प्लस 2x4 प्लस 2x5 इक्वल टू 5, 3x4 माइनस 9x5 इक्वल टू 6 ये दिया है। तो यहाँ से अगर नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं, 3, नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 5। कैसे, यहाँ पर है 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 5। तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितने होंगे यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले कंडीशन हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो r इक्वल टू n है नहीं है, तो मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन जो है नंबर ऑफ अननोन से कम है, इसका मतलब जो हमारा सोल्यूशन होगा यूनिक सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, ठीक। तो यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था क्या, ठीक। यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पर आइए देखते कौन सा सोल्यूशन होगा। तो पिवोट यानी कि पिवोट वेरिएबल बोलो या पिवोट वेरिएबल बोलो या तो अननोन लीडिंग अननोन, ठीक। तो यहाँ पर लीडिंग अननोन क्या हो जाएंगे, x1 x3 x4 फ्री वेरिएबल x2 x5। तो हमने क्या किया, x2 इक्वल टू a ले लिया, मान लिया ऐसे ही, तुम कुछ भी मान सकते हो, x2 इक्वल टू b c d कुछ भी मान लो, और x5 इक्वल टू हमने b मान लिया। तो हमें x2 x5 की वैल्यू हमने a मान ली। तो क्या करेंगे, इनकी वैल्यू हम इक्वेशन में रख देंगे। कौन सी इक्वेशन, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर, इस नंबर की इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें हम वैल्यू रख देंगे किसकी, x2 की और x5 की। तो यहाँ पर देखो तो यहाँ पर x2 तो है ना, x5 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x4 माइनस 9b इक्वल टू 6। तो यहाँ पर x4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 प्लस 3b, ठीक। अब यही वैल्यू ये वैल्यू हो गई। अब ये वैल्यू हम उठाकर यहाँ रखेंगे, और x5 की वैल्यू हमें b पता है, x4 की वैल्यू हो गई 2 प्लस 3b। अब x3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x3 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, इस वाली, ये कहाँ गई, तो ये इक्वेशन है, इसमें वैल्यू रखेंगे। x3 को इस साइड रखेंगे और बाकी सबको उस साइड ले जाएंगे। तो जब ने यहाँ पर वैल्यू रखी तो यहाँ x3 इक्वल टू 5 माइनस 2x4 माइनस 2x5 हो गया। तो इक्वल टू 5 माइनस 2
और यहाँ पर हो गया 2 प्लस x4 की वैल्यू रख दी, ये वाली उठा के यहाँ पर रख दी, यानी कि जो ये x4 की वैल्यू है इसे हम यहाँ पर रख देंगे। तो ये हो गया 2 तो पहले से है, और 2 प्लस 3 भी यहाँ आ गया, माइनस x5 की वैल्यू b, तो यहाँ पर हो गया माइनस का x5 की जगह पे b आ गया, तो माइनस का 2b। ठीक, तो सॉल्व किया यहाँ से, तो होगा 5 माइनस 4 माइनस 6b और माइनस 2b, और यहाँ पर हो गया x3 इक्वल टू 1 माइनस 8b। ये हो गई x3 की वैल्यू। इसी तरह अब हम निकालेंगे, अब हम निकालने वाले हैं x1 की वैल्यू निकालेंगे। करेंगे क्या, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, 2x1 प्लस 6x2 माइनस x3 प्लस 4x4 माइनस 2x5 इक्वल टू 5। ठीक, तो यहाँ पर 2x1 प्लस 6a माइनस 1 माइनस 8b प्लस 4 2 प्लस 3b माइनस 2b इक्वल टू 15 ये है। तो यहाँ पर 2x1 प्लस 6a प्लस 18b प्लस 7 इक्वल टू 15। फिर यहाँ पर 2x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 6a माइनस 18b। ठीक, यानी कि जितनी भी वैल्यू आई हैं तो हमें x1 की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन 1 में जितनी भी वैल्यू आई उसी में वैल्यू रख देंगे। तो हमारी x1 की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 3a माइनस 9b। तो यहाँ से जो हमारी यहाँ से u की वैल्यू, जो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा u, तो यहाँ पर x1 क्या है, तो u 4 माइनस 3a माइनस 9b। ठीक, ये हो गया, और x2 हो गया a, x3 हो गया 1 माइनस 8b, x4 हो गया 2 प्लस 3b और x5 हो गया b। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट। ठीक, तो यहाँ पर इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन बट a एंड b एज एनी नंबर वैल्यू। मतलब ये जो सॉल्यूशन आया है ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन है। इसमें हम a और b की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, और ये वेरी करेगा, a और b की वैल्यू क्या होगी उसी के हिसाब से वेरी करेगा आंसर। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि जो हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका हम फ्री वेरिएबल के फॉर्म में आंसर कैसे लिखेंगे। तो यूज बैक सब्स्टिट्यूशन, मतलब जो हमारी इक्वेशन जैसे 1 2 3 ये इक्वेशन दी तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। जो सबसे लास्ट वाली इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे वैल्यू, फिर इसमें पुट करेंगे, फिर इसमें सारी वैल्यू हमें मिल जाएंगी, फिर उनका सेट बना देंगे, सोल्यूशन सेट हो जाएगा हमारा। ठीक, तो वही बोल रहा है कि यूज बैक सब्स्टिट्यूशन, मतलब नीचे से हमें सब्स्टिट्यूट करना है टू सॉल्व फॉर द पिवोट वेरिएबल। पिवोट वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली इनवर्स ऑफ 4 वेरिएबल। ठीक, तो डायरेक्टली इनवर्स ऑफ 4 वेरिएबल, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो जैसे यहाँ पर है फ्री वेरिएबल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक, तो यूज पिवोट वेरिएबल। पिवोट वेरिएबल क्या क्या थी, तो लीडिंग अननोन जिसे बोलते हैं। ठीक, तो हो गए x1 x3 और x4, ये हो गए हमारे पिवोट वेरिएबल। ठीक, तो उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, पिवोट वेरिएबल ये हमने मान लिया। यहाँ पर हमने क्या किया, 6 प्लस 9x5 ये हमने मान लिया। ठीक, हमारी इक्वेशन जो थी लास्ट वाली, तो यहाँ से हम x4 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से होगा 2 प्लस 3x5, ये हो गया हमारा x4। अब यहाँ से x3 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 माइनस 2x4 माइनस 2x5, तो यहाँ से हो गया 5 माइनस 2 प्लस 3x5 माइनस 2x5। तो हमने यहाँ पर x4 की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दी, तो ये हो गया हमारा x3 की वैल्यू हो गया 1 माइनस 8x5, ये हो गया हमारा x3। अब हम निकालेंगे x1, तो x1 है, तो हमारी इक्वेशन क्या है, 2x1 इक्वल टू 15 माइनस 6x2 प्लस 3x3 माइनस 4x4। ठीक है, यहाँ पर और हो गया प्लस 2x5। उसके बाद में यहाँ पर हो गया 2x1 इक्वल टू 15 माइनस 6x2 प्लस 1 माइनस 8x5 प्लस ये हो गया यहाँ पर 2 4 बाहर हो गया, फिर जो हमने x5 की वैल्यू रखी तो 2 प्लस 3x5 प्लस
2x5, ठीक। तो यहाँ से हो गया 2x1 इक्वल टू 8 माइनस x2 माइनस 18x5। तो x1 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पर x1 की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 3x2 माइनस 9x5। ये हो गई हमारी x1 की वैल्यू। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या होगा, तो सॉल्यूशन सेट होगा हमारा, पहले x1 की वैल्यू रखेंगे तो x1 हो जाएगा हमारा 4 माइनस 3x2 माइनस 9x5। फिर x2 की वैल्यू रखी, फिर x3 की 1 माइनस 8x5, ये x3 की वैल्यू हो गई। फिर x4 की वैल्यू रखेंगे तो 2 प्लस 3x5, ये x4 की वैल्यू हो गई, और ये हो गई x5 की वैल्यू। तो यहाँ पर जब हमने वैल्यू रख दी तो इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये जो सेट है ये हमारा सॉल्यूशन सेट है ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो अब हम देखने वाले हैं जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इन्हें सॉल्व करने के लिए क्या क्या मेथड हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं मेथड फॉर सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले है हमारा गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, जिसे डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। फिर तीसरा है गॉस सील्ड इटरेशन मेथड। फिर चौथा है हमारा मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। पांचवा है क्रेमर रूल, ठीक। तो हम सबसे फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करने वाले हैं, कौन सा, गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है हमें x प्लस 4y माइनस जेड इक्वल टू माइनस 5x प्लस वाई माइनस 6z इक्वल टू माइनस 12, और यहाँ पर है 3x माइनस वाई और माइनस जेड इक्वल टू 4, ये दिया है। अब हम क्या बनाएंगे, डिटर्मिनेंट। तो कोफिशिएंट ऑफ x y z के जो कोफिशिएंट होंगे उन्हीं से हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे। तो यहाँ पर 1, फिर 4 माइनस 1 1 1 माइनस 6 3 माइनस 1 माइनस 1। डिटर्मिनेंट को हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये 1 है, इससे ये कट गया, ये कट गया, तो ये हो गया 1 बाहर रखेंगे और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1, फिर इसको इससे, तो यहाँ पर हो गया 1 इंटू माइनस 1 माइनस 6, ठीक। तो माइनस उसके बाद में ये इस वाले से खोलेंगे, 4 से खोलेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, इसका इससे, तो -4, तो -1 प्लस 18, ये हो गया। फिर -1 माइनस 3, ये हो गया, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, -7 माइनस 68 प्लस 4 डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब डिटर्मिनेंट अगर हमारा 0 नहीं है, अगर डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब जो सोल्यूशन आएगा वो यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो यूनिक सोल्यूशन और एग्जैक्ट सोल्यूशन भी बोलते हैं इसे, ठीक। और अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तब क्या होता है, या तो नो सोल्यूशन होता है या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होते, ठीक। तो अब हम लोग देखने वाले हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो x प्लस 4y माइनस जेड इक्वल टू -5, x प्लस वाई माइनस 6z इक्वल टू -12, 3x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 4, ठीक। तो ax इक्वल टू b हमारा इस फॉर्म में लिखना है। तो हमने मैट्रिक्स लिखी 1 1 3, कैसे लिखी, जो कोफिशिएंट है x के कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पर y का ये 4 है तो यहाँ पर 4 हो गया, ठीक। और z का क्या है माइनस जेड है तो यानी -1। फिर यहाँ से ये वाला लिखेंगे x का 1, y का क्या है, ये है 4, y का है सॉरी y का यहाँ पर 1 होना चाहिए, ये 4 कहाँ से आ गया, ये तो 4y है, ठीक। y का हो गया 4 और -6z का है यहाँ तो -6, ठीक। तो यहाँ पर ये हो गया। उसी तरह से इस वाले का कोफिशिएंट लिखेंगे 3 -1 -1, ठीक। यहाँ पर जो x y z नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 3, 1 2 3, तो x y z तो ये हो गया नंबर ऑफ अननोन। कांस्टेंट टर्म ये हो गई, तो -5 -12 और 4, ये हो गई हमारी कांस्टेंट टर्म। और हम मेथड कौन सा, गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले इस फॉर्म में लिख लिया, उसके बाद में हम बनाएंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के लिए हम करेंगे क्या, जो ये हमारा ये वाला कांस्टेंट टर्म है इसे लाकर इसी मैट्रिक्स के अंदर सब्ज्यूम कर देंगे, जैसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगी। तो 1 4 -1 और ये वाला -5 इस साइड लाया तो -5 भी हो गया यहाँ पर,
1 1 -6 -12 3 -1 -1 और यहाँ पर 4 भी आ गया। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने बना ली। अब यहाँ पर हम लगाएंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन। 3 ऑपरेशन की हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमारा आर आई यानी कि रो ऑपरेशन है उसे हम चेंज कर सकते हैं कॉलम ऑपरेशन में। दूसरा क्या होगा, जो रो ऑपरेशन है उसे हम रो को किसी भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी के साथ। जो रो ऑपरेशन है उसे हम जो हमारा रो है उसमें हम प्लस माइनस के और आर जे मतलब किसी कॉलम को उसमें ऐड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई, इसको और इसको मिला के, तो ये बनी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ इस कोने से पकड़ेंगे और ऐसे एक लाइन खींच देंगे सीधा इस कोने से, ठीक। तो अब हमें करना क्या है, जो ये है और ये 3 अंक हैं जो लाइन के नीचे हैं, इन सबको हमें 0 बनाना है। किसकी हेल्प से, इस एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो हमने सबसे पहले ऑपरेशन लगाया यहाँ पर R2 यानी कि रो 2 माइनस रो 1 यानी कि R2 माइनस R1। तो जैसे ये हमारा R2 कौन है, ये हो गया R2 और R2 माइनस R1 क्या है, ये हो गया R1, ठीक। तो माइनस किया हमने, तो यहाँ से माइनस किया तो क्या आ जाएगा 1 4 -1 और 5, ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा R2 माइनस R1 यानी कि इसको इससे माइनस करेंगे, तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 आया 0 1 -4 तो क्या हो जाएगा -3, ये हुआ है। और -1 और -6 यानी कि -1 और -6 और प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ -5 है -12 है। तो करना क्या है, पहले हम लिखना है -12 फिर माइनस ब्रैकेट में -5, इसके हिसाब से रखना है हमें, इसके हिसाब से, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 5 R2 की वैल्यू रखी तो -12 फिर R1 की वैल्यू रखी तो -5, तो यहाँ पर हो गया -12 प्लस का 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -7। तो वही यहाँ पर -7 लिखा है और बाकी ये ऐसे ही लिखेंगे 3 -1 -1 4, ठीक। तो R3 टाइम्स टू R3 माइनस 3R1 ये हो गई। अब ये हमें ऑपरेशन लगाना है इस वाले मैट्रिक्स पर। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं R3 कहाँ है, ये रहा, और 3R1 यानी कि ये हो रहा हमारा R1, इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा 3 और 4 12 और यहाँ पर हो गया माइनस का 3 और माइनस का 15, ठीक। तो इतने हो जाएंगे हमारे -15। और किस में से माइनस करना है, तो हमें लिखना है ये वाला 3 -1, 3 हो गया -1 हो गया -1 हो गया और हो गया 4, ये हो गया, ठीक। तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा होगा 0 -13 2 -19, ठीक। और बाकी सब वैसे ही लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, अब ये 0 करना है हमें। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे ये वाला कि R2 टेंस टू R2 इंटू R2 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस वाले में मल्टीप्लाई करेंगे -13/3। तो मल्टीप्लाई किया हमने, तो यहाँ से हो गया 1 ऐसे ही रहेगा क्योंकि कोई ऑपरेशन नहीं लगा। तो 1 4 -1 -5। फिर जो R2 है इसमें हम क्या करेंगे, R2 में -13/3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, -3 और /13, तो यहाँ से -3 और -3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा -13 -5 और इन मल्टीप्लाई करेंगे -13/13/3, तो ये हो जाएगा 65/3, ठीक। -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -13, ये हो जाएगा 91/3, ठीक। ये हो गया और यहाँ पर हो गया 0 और ये -3
-13 एंड 2 और -19, ये 19, ये ऐसे ही रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर है माइनस, अब हम ऑपरेशन लगाएंगे इस वाले मैट्रिक्स पर। तो ये ऑपरेशन लगेगा जो R3 है, R3 टाइम्स टू R3 प्लस R2, यानी कि जो R3 है, यानी कि ये वाला, ये R3 है और R2 ये है, दोनों को हमें ऐड कर देना है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 1 4 -1 -5 0 -13 और 65/3 और 191/3 0 0 और 7 710/3 और यहाँ पर 148/3। तो ये तीनों जीरो हो गए। इसका मतलब ये मैट्रिक्स हमारी एचलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक, तो यही होता है एचलन फॉर्म निकालना। तो कोई मैट्रिक्स दी है तो उसके जो ये लाइन खींचेंगे उसके नीचे के जो तीनों एलिमेंट होने चाहिए वो जीरो होने चाहिए। तो ये होता है हमारा एचलन फॉर्म में कन्वर्ट होना। तो अब जो हमें एचलन फॉर्म कन्वर्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स मिली है वो मैट्रिक्स मिली है हमें ये वाली। तो 1 4 -1 0 13, ठीक, और 65/3 0 0 और 71/3। तो और हमने क्या किया, आर्गुमेंटेड जो मैट्रिक्स थी उसको अलग से लिख दिया। तो -5 91/3 और 148/3 और ये XYZ ये हमारे अननोन हो गए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को खोलेंगे। तो खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Z से खोलेंगे तो यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 71Z 71/3 Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 148/3, ये हो गया। 3 से 3 कैंसिल हो गया यहाँ से। ठीक, ये 3 है, ये 3 ये कैंसिल, तो Z इक्वल टू 148/71 ये हो जाएगा। फिर दूसरी क्या है, यहाँ पर है 13, तो 13Y, यहाँ पर 13Y प्लस 65/3 Z इक्वल टू 91/3 इसके इक्वल आएगा। तो जब इसके इक्वल आएगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 13Y प्लस 65/3, तो Z की वैल्यू ये आई है, यहाँ पर उठा के यहाँ रख दी। तो हमने यहाँ पर क्या रखा, तो 148/71 इक्वल टू 91/3। तो यहाँ से Y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 181/71। ठीक, फिर अब हमें निकालनी है X की वैल्यू। तो X प्लस 4Y माइनस Z इक्वल टू -5, तो X इक्वल टू 117/71। ठीक, ये हमारी X की वैल्यू आ जाएगी। तो XYZ तीनों की वैल्यू मिल गई, यही हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अब हम देखने वाले हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड हमारा क्या होगा, सेकेंड मेथड हमारा गॉस जॉर्डन मेथड। इसे हम डायरेक्ट मेथड, वैसे ही मान ली हमने इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, दूसरी दी हुई है 3x 2 - 3y प्लस 4z इक्वल टू 13, और तीसरी इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस 4y और प्लस 5z इक्वल टू 40। ठीक, अब हम मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स लिखने के लिए 1 1 1 यानी कि x y z के जो कोफिशिएंट होंगे वही मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उनके कोफिशिएंट ले और मैट्रिक्स बनाएंगे। तो 1 1 1 2 -3 4 3 4 5 और ये हो गए हमारे अननोन। कितने हैं, 1 2 3 अननोन है। तो x y z ये अननोन हो गए हमारे। ठीक, और यहाँ पर ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो a ये हो गया, x हो गया ये, b हो गया ये। ठीक, तो ये वाला जो वैल्यू है यही होती है b। तो 9 13 40। ठीक, ये हो गया हमारा b। अब हम क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फिर से बनाएंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब ये वाला उठा के लाएंगे, इसमें जोड़ देंगे, उसके बाद में हम देखेंगे। तो यहाँ पे 1 1 1 और ये वाला 9 आ गया, 9 2 -3 4 ये हो गया 13, फिर 3 4 5 और ये हो गया 40, तो ये आ गया 40। ठीक, अब हमें करना क्या है, यहाँ से लाइन देखनी है और यहाँ से हमें एक खींच देना है। तो यानी कि ये एलिमेंट ये इन तीनों को हमें जीरो बनाना है, यानी कि इस मैट्रिक्स को एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। या इन तीनों को जीरो बनाओ, या इसमें अगर ये तीनों जीरो हो गए तो क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स हमारी एचलन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, तो जैसे अब हम कन्वर्ट कैसे करेंगे,
तो यहाँ पर R2 टाइम्स टू R2 माइनस 2R1, ये ऑपरेशन हमने लगाया। तो यहाँ पर हो गया 1 1 1, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया 1 1 1, और यहाँ हो गया 9 0 -5 2 -5 3 4 5 40, ये हो गया, ठीक। अब हम यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे R3 टाइम्स टू R3 माइनस 3R1, यानी कि ये हो गया हमारा R3 और ये हो गया R1 को मल्टीप्लाई किया 3 से। तो उसके बाद में क्या किया, जो R3 है इसमें से हमने R1 को माइनस कर दिया 3R1 को, ठीक। जब माइनस कर दिया तो हमें मैट्रिक्स मिलेगी 1 1 1 9 0 -5 2 -5, उसके बाद में यहाँ 0 0 1 2 13। अब हम यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे R2 टाइम्स टू R2 और R2/5, तो ये हो गया R2 हमारा, ये हो गया R2। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका 5 का और डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 1 1 1 9 0 1 2/5 1, ठीक। जब 5 से हम डिवाइड कर देंगे सारे को, उसके बाद में 0 1 2 13, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ R3 टाइम्स टू R3 माइनस R2, जो हमारी इक्वेशन दी थी उसमें। तो जब हम R3 माइनस R2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 1, ठीक, ये हो गया। और ये हो गया हमारा 1 0 1 और 2/5 इंटू, और ये 1 हो गया, ठीक। 0 0 12/5 और ये हो गया 12। तो अब यहाँ पर हम ऑपरेशन लगाएंगे ये वाला R3 टाइम्स टू 5/12 R3 कौन सा है ये, इसमें हम कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, जो R3 है इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5/12 से। तो R3 को मल्टीप्लाई किया 5/12 से, तो ये हो जाएगा 1 1 1 9 0 1 -2/5 1 0 0, और जब यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5, ठीक। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे R1 टाइम्स टू R1 माइनस R2। तो यहाँ पर R1 कहाँ है, ये रहा R1 में से माइनस करना है R2 को, इस वाले को माइनस करना है। तो माइनस किया तो क्या बचेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 0 7/5 8 0 1 -2/5 1 0 0 1 5, ठीक, ये हो गया। अब हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 टाइम्स टू R2 प्लस 2/5 R3। तो R2 कहाँ है, R2 है ये, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 2/5, जो ये R3 है इसको हम 2/5 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर देंगे R2 से, ठीक। R2 में ऐड कर देंगे, R2 में ऐड कर देंगे, ये ऑपरेशन लगाएंगे हम। तो हमारा हो जाएगा ये 1 0 7/5 8 0 1 0 3 0 0, ठीक, और 1 5, ये फिर अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0। अब यहाँ पर एक और ऑपरेशन लगाएंगे, तो R1 टाइम्स टू R1 माइनस 7/5 R3। तो ये हो गया R1, और R1 में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जो ये हमारा ये है ये R3, इसमें हम 7/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में इस R1 से माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 5, ये हो गया, ठीक। अब हम ये हमारी मैट्रिक्स हो गई, ये एक यूनिट मैट्रिक्स हो गई 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 5, ठीक। यानी कि जो हमारी मैट्रिक्स थी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, उसे हमने कन्वर्ट कर दिया यूनिट मैट्रिक्स में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक। अब यहाँ पर हमने लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 x y z, ठीक, 1, और ये वाला हमने लिख दिया इस साइड 1 3 5। अब यहाँ से यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x = 1 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ से y = 3 आ जाएगा, यहाँ से z = 5, तो x = 1 y = 3 z = 5, ये आ जाएगा आंसर, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये होता है हमारा
ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।